नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का पहला टॉपिक का पांचवा सब टॉपिक को समझने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का है झारखंड का इतिहास और इसका पांचवा सब टॉपिक है मुंडामान की शासन व्यवस्था। सिलेबस पिछले 4 वीडियो से आपको हम बताते आ रहे हैं, तो इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। इससे भी एक सवाल पूछा जाएगा। कौन कौन से सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं 2016 में, ये सवाल है, इसको लास्ट में हम पढ़ देंगे। वैसे आप पॉज करके देख सकते हैं और तो आंसर भी यहाँ पे टिक किया गया है। ये दूसरा सवाल है जो कि बैकलॉग 2024 का जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और ये तीसरा था जो कि 11 से 13 जेपीएससी हुआ था, उसमें पूछा गया था। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, गलत स्टेटमेंट को आपको बताना था। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लास्ट में पढ़ देंगे। आज के जो भी हम टॉपिक में जो भी कुछ आपको बताने वाले हैं उस सबको एक छोटे से हिस्से में समराइज किया गया है, जिसको हम लोग माइंड मैप कहते हैं। और यहाँ पे पीवाईक्यू हाईलाइट किया गया है ताकि पढ़ते दौरान आपको पता चले कि कौन कौन से फैक्ट जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उसी के अनुसार जो है आप अपना तैयारी को आगे लेके जा सकते हैं। कोई नए विद्यार्थी हैं, पूरे टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और झारखंड का एक ई बुक मिलेगा 490 पेज का, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे ओनली जेपीएससी करके एक टॉपिक होगा, विषय सूची आप देख सकते हैं वैसे भी बिना डाउनलोड किए हुए भी। तो वहां पे जाइएगा तो जनजातियों का शासन व्यवस्था दिया होगा, वहां पे आप इस शासन व्यवस्था को, मुंडामान की शासन व्यवस्था को डिटेल वाइज खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं मुंडामान की शासन व्यवस्था। तो हम लोग सबसे शुरू में कौन सा टॉपिक पढ़े थे? मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो हेड होता था वो मुंडा होता था। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा कि शासन व्यवस्था का नाम है मुंडामान की शासन व्यवस्था। तो दोनों में क्या समानता है वो इस स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होइएगा कि एग्जाम में गलती से आ जाए मुंडामान की शासन व्यवस्था और पूछा जाए ये शासन व्यवस्था मुंडाओं का है या हो जनजाति का है, तो आपको हो जनजाति का मारना है, मुंडा जनजाति का नहीं माना है, और नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंडामान की शासन व्यवस्था जो है वो हो जनजाति से संबंधित है। अब इसका रीजन क्या दिया गया है? इसका रीजन ये दिया गया है कि इनके पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही थे। जैसे होता है ना, हम लोग गांव घर में गोतिया बोलते हैं। गोतिया में क्या होता है, दादा परदादा एक दूसरे के क्या थे, भाई थे। लेकिन धीरे धीरे वो जो है फैमिली बढ़ते गया, और 3-4 पीढ़ी के बाद तो पता भी नहीं चलता है, या बहुत कोई को जानकारी भी नहीं रहता है कि हमारे दादा परदादा के कौन से क्या थे, भाई थे। तो वही जैसा यहाँ पे भी है, इनके पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही थे। बाद में धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, अलग हो गए, और अलग अलग समूह जो है अलग अलग नाम से जाना जाना लगा। कोई समूह जो है हो जनजाति के नाम से जाने लगा, और कोई जनजाति जो है वो संथाल के नाम से जाना जाने लगा, और कोई जनजाति जो है वो मुंडाओं के नाम से जाने लगे। तो इस तरह से अगर यहाँ पे देखिए तो कहा गया है कि होरो जो वर्ड आया है, सॉरी, जो हो जनजाति जो वर्ड आया, हो, ये कहां से आया है? होरो से आया है। और अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे मुंडा शासन व्यवस्था, तो उम्मीद करते हैं ये होरो वर्ड आपको सुना सुना लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम बताए थे कि मुंडा खुद को क्या कहलाना पसंद करते हैं? होरो को। और इसका मतलब क्या होता है? मनुष्य। और यहाँ पे भी होरो का मतलब क्या दिया गया है? मनुष्य दिया गया है। बल्कि हम ये भी बताए थे कि मुंडा जो शब्द है वो तो गैर जनजातियों के द्वारा इन्हें दिया गया है। और संस्कृत में अगर इसका अर्थ निकाले, संस्कृत भाषा से जो ये शब्द आया उसमें इसका अर्थ निकाले तो मुंडा का अर्थ क्या होता था? राजनीतिक प्रधान। तो गांव के हेड को मुंडा कहा जाता था। तो मुंडा शासन व्यवस्था में भी गांव का हेड को मुंडा कहा जाएगा, और मुंडामान की शासन व्यवस्था जो कि हो जनजाति का है, इसमें भी गांव के हेड को क्या कहा जाएगा? तो मुंडा ही कहा जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि हो जो जनजाति है, या हो जो शब्द आया है वो कहां से आया है? होरो। और होरो का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। तो इस तरह से हो और होरो में समानता आपको क्या हो गया, थोड़ा सा पता चल गया। केवल रो को आप हटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा? हो। और इसका मतलब क्या होता है? मनुष्य। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम नीचे जाए, इनके इतिहास में जाए, इनके पूर्वज को ढूंढे, तो हमको पता चलता है इनका जो फैमिली था वो कहीं ना कहीं मुंडाओं से ही क्या था? संबंधित था, या मुंडा परिवार से ही ये लोग क्या थे? संबंधित थे। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर द डिसेंट ऑफ मुंडास फैमिली। तो हो जनजाति जो है वो कहां से निकला है? तो मुंडाओं से ही निकला है। ये मुंडा का पूर्वज और हो जनजाति के पूर्वज दोनों क्या थे? एक ही थे। इसीलिए उनके जो प्रशासनिक इकाई के हम कह सकते हैं पदाधिकारी हैं, उनका नाम और इनका नाम में समानता देखने को मिलता है। वहां पे भी गांव के हेड को मुंडा बोलते हैं, और यहाँ पे भी गांव के हेड को क्या बोलते हैं? मुंडा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पूर्वज जो थे वो एक ही थे। तो कुछ समानता तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे और भी इसको एक्सप्लेन किया गया और बताया गया है कि झारखंड में प्रवेश करने से पहले, मतलब जब झारखंड में प्रवेश किए तो अलग अलग समूह में बढ़ गए, तो अलग अलग जनजातियों के नाम से ये लोग जाने
जाने लगे। लेकिन झारखंड में प्रवेश करने से पहले ये किस जनजाति के नाम से जाने जाते थे? तो खैरवार जनजाति से के नाम से जाने जाते थे। एक समूह जो है जब झारखंड में आया तो संथाल के नाम से जाना लगा, दूसरा समूह जो है वो मुंडा के नाम से जाने लगा, और तीसरा जो है वो हो जनजाति के नाम से जाने लगा। ठीक ना। चलिए, जाने का क्या बोल रहे हैं। ठीक ना। कहने का मतलब है कि ये लोग अलग अलग समूह में बढ़ गए और अलग अलग जनजातियों के नाम से जाने लगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे इस समूह को यानी हो जनजाति को हम लोग किस के अंतर्गत रखते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। आपको बताया गया है जितने भी यहाँ के जनजाति है सभी के सभी जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत ही आते हैं। इनका भाषा अगर देखें तो भाषा जो है वो हो है, यानी जनजाति का जो नाम है वही इनके भाषा के नाम है। अब भाषा परिवार के अंतर्गत देखें कि कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। ज्यादातर जनजातीय भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत ही आता है। एक जो हो गया हम लोगों का उरांव का कुड़ुख और मालतो, ये दोनों जो है भाषा वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। बाकी जितने भी जनजातीय भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक में आते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हो जनजाति है उनका मुख्य रूप से बसावट कौन सा है? तो झारखंड का जो दक्षिणी हिस्सा है कोल्हान प्रदेश, जिसके अंतर्गत आपका सरायकेला खरसावां आता है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आता है, वहीं पे इनका बसावट है। आप हो विद्रोह भी पढ़े होंगे 1820-21 का रोरो नदी के तट पे रफसेज के साथ इनका क्या हुआ था? मुठभेड़ हुआ था। तो ये जो है कहाँ पे इनका बसावट है? तो झारखंड के दक्षिणी हिस्से में, या हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व हिस्से में। तो यहाँ पे वही जगह दिया है, सिंहभूम है, सरायकेला है ना, खरसावां है, कोल्हान डिवीजन है। अगर ये अदर स्टेट में हम यहाँ पे ढूंढने जाए तो यहाँ पे उड़ीसा जैसे स्टेट में भी ये लोग मिलते हैं, क्योंझर मयूरभंज जैसे जगह में ये लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, झारखंड में ही यहाँ क्या करते हैं, अपने आप को सीमित रखते हैं। अब चलिए इनके शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं। शासन व्यवस्था जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है 3 टियर का। 3 टियर यानी कि जैसे कि आजकल हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है हमारे इस लोकतांत्रिक भारत में पहला स्थानीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा जो है वो केंद्र सरकार होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे जो निचला इकाई है वो कौन है? गांव है। तो विलेज यहाँ पे काउंसिल होता है, और इसमें जो होता है सबसे जो हेड या गांव का जो हेड होता है उसको बोला जाता है मुंडा। और कई गांवों के मिलने से यहाँ पे बनता है पीड़। तो पीड़ का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानकी। तो इसी से यहाँ पे इस शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था नाम दिए हैं। उसके बाद इससे भी ऊपर जाइएगा तो अलग अलग सोर्स में अलग अलग मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर में इसको पाला बोला गया है, और इसका जो हेड है उसको बोला गया है बिशोई। इसका जो स्क्रीनशॉट है आपको दे दिया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का जो भी डॉक्यूमेंट उसके वेबसाइट में दिया गया था, तो वहां पे जो भी था वो हम डिटेल नोट्स में चिपका दी है। आप चाहे तो खुद से भी डिटेल वाइज इसको पढ़ सकते हैं। अब शासन व्यवस्था में हम लोग डिटेल जाते हैं और एक एक करके गांव से लेके जो टॉप लेवल का है, तीसरा टियर तक का है यानी पाला है, वहां तक हम लोग सभी अधिकारियों को एक एक करके जानते हैं और उसका काम को समझते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि मुंडा शासन व्यवस्था में भी गांव का हेड जो है वो मुंडा होता है। और ये सब कैसे क्लियर होगा? ये माइंड मैप से क्लियर होगा। देखिए ये जो है कितना पतला है, यहाँ सारा चीज जो है मान लीजिए पीएससी का यहाँ पे समराइज किया गया। पहला पेज पलटिएगा तो आपको मुंडा शासन व्यवस्था मिलेगा, दूसरा पेज में नागवंशी शासन व्यवस्था मिलेगा, तीसरा में मांझी परगना यानी कि संथालों का शासन व्यवस्था मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे चौथा में मिलेगा मुंडा मानकी ये वाला जो है शासन व्यवस्था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है उसके बाद ढोकलो सोहर जो है वो इसी में समराइज है। तो यहाँ पे मुंडा आया तो आपको याद होगा अरे मुंडा शासन व्यवस्था में भी तो मुंडा हम लोग पढ़े थे, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है वो देखते हैं। तो आप केवल 4 पेज पीछे पलटिएगा तो सारा यहाँ पे अधिकारी आपको दिख जाएगा, और आपको जो भी अधिकारी एक से ज्यादा जनजाति में देखने को मिलते हैं उसके काम को देख लीजिए, कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा कि मुंडा हम लोग मुंडा जनजाति में भी पढ़े थे, हो जनजाति में, तो दोनों के काम में क्या समानता है क्या डिफरेंस है वो आप देख लीजिए। एग्जाम में आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा। नहीं तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था देखिएगा, नाम में आ रहा है मुंडा और ऑप्शन में दे देगा कि ये गुंडाओं का शासन व्यवस्था है और उसको आप टिक करके आ जाइएगा तो गलत हो जाएगा। ये किसका है? तो हो का। क्यों? इसका रीजन भी आपको बताएगा। कहीं ना कहीं इनके पूर्वज एक ही थे तो इनके पद जो है प्रशासनिक पद जो है उनके नाम में समानता देखने को मिलता है। अब गांव का हेड देखते हैं मुंडा है, और ये एक बार पूछा भी गया है, इसको हाईलाइट भी यहाँ पे हम कर दिए हैं कि जो हो जनजाति है उसमें गांव का हेड जो होता है वो कौन होता है? मुंडा होता है। अब इसका काम क्या है? प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, न्यायिक काम है। लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया तो उसमें निर्णय कौन देंगे? तो यही मुंडा देंगे।
तो इस तरह से प्रशासनिक, न्यायिक और मालगुजारी यानी लगान जो है, टैक्स लेने का भी अधिकार किसको दिया गया है? तो मुंडा को दिया है। तो मुंडा जो है गांव का हेड होता है, गांव का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे गांव में हो चाहे गांव का बाहर हो। ये सब सारा चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी गांव का हेड होता है, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, वो गांव के अंदर भी क्या करेगा? लीडरशिप करेगा, और गांव का प्रतिनिधित्व कहीं बाहर करना है तो वहां पे भी वो करेगा। और सामान्यतः उनको प्रशासनिक, न्यायिक और मालगुजारी के अधिकार मिलते हैं। कहीं कहीं पे प्रशासनिक और न्यायिक को अलग भी कर दिया जाता है। तो ये सारा चीज जो है आपको एक एक करके समझना है। अब चलिए देखते हैं कि गांव का जो हेड होता है वो तो हम जानते हैं कौन होता है? मुंडा होता है। लेकिन मुंडा जो है वो चुने कैसे जाते हैं? तो मुंडा चुने कैसे जाते हैं? तो एक बनता है ग्राम सभा। क्या बनता है? ग्राम सभा। अब अभी भी ग्राम सभा हम लोगों का बनता है। तो ग्राम सभा में 18 साल के से भी जो भी ज्यादा है वो उसके सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो हर फैमिली का एक मुखिया होता है। हर फैमिली का एक क्या होता है? मुखिया होता है। ये फैमिली के जो भी हेड होते हैं यानी मुखिया होते हैं, वो ग्राम सभा के अपने आप सदस्य बन जाते हैं। और यही जो मुखिया होते हैं यानी कि परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो कि ग्राम सभा के सदस्य भी होते हैं, वही जो है वो मुंडा को चुनते हैं। तो हर परिवार का अपना अपना एक क्या होगा? मुखिया होगा, और इनका एक समूह हो जाएगा, है ना। हर परिवार का एक हेडमैन होगा, है ना, फैमिली का हेडमैन होगा, और इस तरह से फैमिली के हेडमैन का एक समूह बनेगा। यही समूह क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, और मुंडा का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि ये जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, वो हाउस होल्ड के हेड होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, और यहाँ पे ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और इन्हीं के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं या चुने जाते हैं, हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि गांव का जो मुंडा है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो गांव के हर एक घर के जो परिवार के मुखिया होते हैं उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इसके अधिकारी के बारे में दिया गया है कि जो मुंडा है उसका सहायता कौन कौन करता है। जैसे कि हर जनजाति में हम देखे थे कि जो भी सबसे बड़ा पद होता है उसका सहायता के लिए छोटे छोटे पद जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो है डाकुआ। डाकुआ क्या करता है? मुंडाओं का सहायता करता है, सूचना पहुंचाने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो फिर हम बोले कि माइंड मैप में जो है वो आपको पीछे जाना है और देखना है कि अलग अलग जनजाति में सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है। जैसे कि अगर आप जो है संथाल में जाइएगा तो वहां गोड़ाई देखने को मिलेगा, और वही चीज जो है मुंडा में आप जाइएगा तो मुंडा में जो महतो था वही क्या करता था? सूचना पहुंचाने का काम करता था। तो इस तरह से सब चीज को रिलेट करके देखिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखिएगा कि हो जनजाति में मुंडा के सहायता के लिए एक पद होता है जिसका नाम है डाकुआ, और डाकुआ जो है वो मुंडा के द्वारा जो भी सूचना दिया गया है उसको गांव के हर एक सदस्य के तक क्या करेगा? पहुंचाएगा, या हर एक कोई के पास मुंडा का जो भी बात होगा वो पहुंचाएगा। उसके बाद है दीवरी। दीवरी क्या करता है? सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता था। तो आपको फिर से जाना है अलग अलग जनजाति में कौन पूजा पाठ करवाता है। आपको अगर उराव में देखना है तो वहां पे कौन करवाते थे? पाहन करवाते थे। आपको इसी तरह से मुंडा में देखना है कि मुंडा में कौन करवाते हैं, हो में कौन करवाते हैं, संथाल में कौन करवाते हैं, नाई के नाम आप सुने होंगे। तो इस तरह से आपको रिलेट करते जाना है। जैसे जैसे आप अगले टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पीछे वाले जो भी अधिकारी हैं सभी अधिकारी को आपको रिलेट करके देखना है कि हाँ, वहां पूजा कौन करवाता था, वहां प्रशासनिक काम कौन करवाता था, वहां न्यायिक काम कौन करवाता था, वहां सूचना पहुंचाने का काम कौन करवाता था। तो इस तरह से एक बार रिलेट करके पढ़ लीजिएगा ना, तो फिर एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होगा। धार्मिक अपराध के आरोपी व्यक्ति को ये क्या करता था? दंड तय करता था। कौन? दीवरी। तो याद रखिएगा दीवरी किससे संबंधित है? तो हो जनजाति से संबंधित है। अब आगे देखते हैं यात्रा दीवरी। यात्रा दीवरी क्या करता है? गांव के देवी देवताओं का पूजा पाठ करता है। धार्मिक अपराध के मामले में दीवरी के विचार विमर्श करता है। यानी कि यहाँ पे यात्रा दीवरी और दीवरी कहीं ना कहीं दोनों पूजा पाठ के ही काम करते थे, और धार्मिक मामलों में ये क्या करते थे? विचार विमर्श करते थे, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता था तो। अब आगे हम लोग देखते हैं पीड़। तो जैसा कि हम लोग देखे कि इसमें सबसे छोटा या सबसे निचला प्रशासनिक इकाई जो था वो कौन था? गांव था। गांव के ऊपर अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा पीड़, जो कि 5 से 10 गांव के से मिलके बनता है। कुछ पीड़ में अधिक गांव और एक से अधिक मानकी भी होते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पीड़ में गांव की संख्या डिफर हो सकता है, और यहाँ पे मानकी का संख्या भी डिफर हो सकता है। कहने का मतलब है कभी कभी बड़ा गांव बड़ा पीड़ रहता है तो एक मानकी से ज्यादा। जैसे कहेंगे स्टेट में आप देखिएगा ना कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वही दिया गया है, कुछ पीड़ में अधिक गांव और एक से अधिक मानकी भी होते हैं।
मतलब 5 से 10 से ज़्यादा, मतलब 10 गांव से भी अगर कोई ज़्यादा का समूह बन गया तो वहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो एक से ज़्यादा मानकी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो याद रखिएगा, जो गांव के मिलने से एक प्रशासनिक इकाई बनता है उसको पीड़ कहते हैं, और उसका जो हेड होता है वो मानकी होता है। एक मानकी भी हो सकता है और एक से अधिक मानकी भी एक पीड़ में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ मानकी लिखा हुआ है, मंकी नहीं है ना। तो ये मानकी जो है वो कैसे चुने जाते हैं, तो अभी आपको फिर से हम बता रहे थे, ध्यान में रखिएगा। गांव में होते हैं बहुत सारे परिवार, परिवार का होता है एक मुखिया। सभी परिवार के मुखिया आपस में जब बैठते हैं तो वो कहलाता है ग्राम सभा, और वही ग्राम सभा गांव के हेड यानी मुंडा को चुनते हैं। अब गांव का हेड है मुंडा, और गांव में के जो है बहुत सारे गांव मिलने से बन रहा है पीड़, तो कौन पीड़ का जो हेड होता है मानकी उसको चुनेगा, तो गांव के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही ना चुनेंगे। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है, हर एक गांव का जो मुंडा होगा यानी गांव का जो प्रतिनिधि होगा वही इलेक्ट करेगा किसको, इस पीड़ के हेड को यानी मानकी को। तो वही चीज लिखा गया है, नॉमिनेटेड बाय द मुंडाज ऑफ कॉम्पोनेंट विलेज, मतलब जिस विलेज से मिलके ये पीड़ बना है। अब मान के चलिए एक ऐसा गांव, जैसे ये एक मानकी है, तो मानकी जो है वो क्या होगा, बहुत सारे गांवों के मिलने से ये पीड़ का निर्माण होगा जिसका हेड जो है वो मानकी होगा। तो यही गांव वाला ना वोटिंग करेगा, ये एक गांव है इसका एक हेड है मुंडा, तो यहाँ इस दूसरा गांव वाला तो यहाँ वोट करने नहीं जाएगा क्योंकि वो इसके पीड़ में आता नहीं। तो वही चीज दिया गया है, कॉम्पोनेंट विलेज, मतलब जिस विलेज के मिलने से पीड़ बना है उसी विलेज के हेड जो है वहां इलेक्ट करने जाएंगे। जैसे यहाँ अभी नगर निकाय का रांची में झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लोग आके यहाँ पे वोट करेंगे, हम लोगों का है तो हम लोग ही क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो उसी तरह से अगर इस पीड़ के बारे में बात हो रहा है तो इसी पीड़ के मुंडा जो है वो क्या करेंगे, वोट देंगे, ना कि दूसरे पीड़ के मुंडा आके यहाँ पे वोट देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पे है ये एक अलग मान के चलिए पीड़ है, ये एक अलग पीड़ है, तो यहाँ का जो है व्यक्ति यहाँ जाके वोट नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो मानकी का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो हर एक गांव के हेड जो मुंडा होते हैं उनके द्वारा होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है एक व्यक्ति जिसका या एक पद जिसका नाम है तहसीलदार, जो कि मानकी का सहायता करता है, यानी पीड़ में एक दूसरा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो है तहसीलदार। इसका नाम इसका काम क्या होता है, तो जो गांव होते हैं, गांव का जो मुंडा है वो टैक्स वसूलता है, तो टैक्स वसूलेगा, जो भी घर घर है उससे टैक्स वसूलेगा, तो टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा वो पैसा किसको देगा, तहसीलदार को, और तहसीलदार जाके देगा किसको, मानकी को। तो इस तरह से मानकी जो है डायरेक्ट मुंडा से पैसा नहीं लेता है, बल्कि एक अधिकारी रखता है तहसीलदार, और तहसीलदार जो है हर एक गांव के मुंडा से पैसा कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके मानकी तक पहुंचाता है। तो मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं से मालगुजारी वसूलता है। उम्मीद करते हैं ये स्लाइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा। मुंडा गांव का हेड होता है, गांव में क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, और इस तरह के बहुत सारे गांव होंगे, हर एक गांव के मुंडा के पास ये जाएगा तहसीलदार, और सभी मुंडाओं से पैसा लेगा, कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके किसको देगा, मानकी को देगा। अब यहाँ पे सारे चीज को समराइज किया गया है, यहाँ पे आप इसको एक नजर में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी जो भी कुछ पढ़े उसको यहाँ पे समराइज किया गया है। सबसे पहले हो जनजाति की मुंडा मानकी शासन व्यवस्था एक प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली है जो मुंडा परिवार के वंशजों द्वारा अपनाई गई। मुख्य रूप से झारखंड के कोल्हान और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में ये प्रचलित है। ये चीज हम लोग देखे तो उड़ीसा के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ पे देखे ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि तो बताया गया इसका मूल पहचान और वंश प्रोस्टो ऑस्ट्रेलियाई समूह और मुंडा परिवार के ही वंशज जो पहले खरवार के नाम से जानते थे। हो शब्द का अर्थ क्या है, हो शब्द होरो से बना है जिसका अर्थ मनुष्य होता है। मूल निवास कहाँ है, तो झारखंड के सिमुम, कोलान, उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्रों में यहाँ पे थी है। अब यहाँ पे दिया गया है पाला, पाला का हेड जो होता है बिसोई होता है। पीड़ जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका हेड मानकी होता है, और गांव का जो हेड होता है वो क्या होता है, मुंडा होता है। डकुआ सूचना पहुंचाता है, तहसीलदार मानकी का सहायता करता है और मुंडाओं से टैक्स वसूल के इसके पास लाता है। 5 से 10 गांवों के समूह को मानकी कहते हैं। अंतर ग्राम विवादों को, मतलब जो गांव में मामला नहीं सुलझेगा वो कहाँ जाएगा, उससे ऊपर वाला प्रशासनिक इकाई, और यहाँ पे ऊपर वाला प्रशासनिक इकाई क्या है, पीड़, तो वहां पे जाएगा। तो डाकुआ जो है वो सूचना पहुंचाता है। गांव का हेड होता है ये डिवरी एक दिया गया है जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। तहसीलदार जो है मानकी को पैसा देता है, किससे लेके, तो मुंडाओं से। तो एक स्लाइड में सारा चीज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, पाला, जो कि हम कह सकते हैं तीसरा टीयर है। तो पाला जो होता है वो पीड़ के मिलने से बनता है। तो फिर से हम समराइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे परिवार से क्या बनता है, एक गांव बनता है।
गांव का जो हेड होता है वो कौन होता है? मुंडा। गांव के हेड को कौन चुनते हैं? तो जो परिवार के हेड होते हैं वही मिलके गांव का हेड को चुनते हैं, जिसको हम लोग मुंडा कहते हैं। अब इस तरह से बहुत सारे गांव होते हैं, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, उसका एक समूह बनेगा। कहीं कहीं ज़्यादा गाँव का समूह से भी एक क्या बनता है? पीढ़ बनता है। अब उसके हेड को क्या बोलते हैं? मानकी। मानकी एक भी हो सकता है, दूसरा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मानकी का चुनाव कौन करते हैं? तो गाँव के जो हेड होते हैं मुंडा, वही लोग जो है मानकी को चुनते हैं। अब मानकी से भी ऊपर अगर हम चले जाए तो यहाँ पे हमको मिलता है पाला। मतलब यहाँ पीढ़ से ऊपर एक प्रशासनिक इकाई है पाला। अब यहाँ पे पाला जो होता है वो सेवरल पीढ़ कॉन्स्टिट्यूट द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पाला। कहने का मतलब है कुछ पीढ़ जो है वो मिलते हैं और उसके बाद बनते हैं आपके पाला। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिला जिला के मिलने से राज्य बनता है और बहुत सारे राज्य के मिलने से हमारा देश बना है। तो उसी तरह से यहाँ गांव के मिलने से क्या बनता है? एक पीढ़ बनता है और पीढ़ के मिलने से क्या बनता है? पाला बनता है। अब इसका भी कोई हेड होगा, तो इसका जो सेक्युलर हेड होता है वो नॉमिनेटेड किया जाता है मानकी के द्वारा और इसको बोलते हैं बिशोई। तो फिर से हम समराइज कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा और एकदम आपको क्लियर समझना है। गांव का जो हेड होता है मुंडा, कौन उसको चुनते हैं? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, परिवार के जो मुखिया होते हैं जिससे मिलकर ग्राम सभा बनता है वही मुंडा को चुनते हैं। मुंडा किसको चुनता है? तो अपने से ऊंचा स्तर, उससे ऊंचा स्तर का अधिकारी कौन है? मानकी, जो कि पीढ़ का हेड होता है। अब पीढ़ से भी ऊंचा स्तर का जो प्रशासनिक इकाई है वो क्या है? पाला है। और पाला का हेड होते हैं कौन? बिशोई। तो बिशोई को कौन चुनेंगे? उससे जो नीचे वाला अधिकारी है यानी मानकी है, जो पीढ़ के हेड होते हैं वो चुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यह दिया गया है। तो ये बहुत सारे पीढ़ के जो हेड है मानकी, वही मानकी चुनते हैं किसको? बिशोई को, जो कि पाला का हेड होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है, इसको याद आपको रखना है। अब कोल्हान क्षेत्र में मानकी मुंडा का दायित्व ब्रिटिश काल में क्या था, यानी कि ब्रिटिश काल में इन लोगों का शासन व्यवस्था कैसे चल रहा था, वो चीज को थोड़ा सा यहाँ हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश काल में जनजातियों का विद्रोह हुआ था और हम लोग देखते हैं कि जब जब जनजातियों का विद्रोह हुआ था, संथाल वाला में भी देखे थे, तो इनके जो शासन व्यवस्था है उसको अंग्रेज जो है वो क्या कर देते हैं? मान्यता दे देते हैं। तो 1820-21 के आसपास आपको पता होगा हो विद्रोह होता है। अभी आपको अगर पढ़िएगा तो पता भी चलेगा, रोरो नदी के तट पे इनका रफसेज के साथ क्या हुआ था? टक्कर भी हुआ था और इस तरह से हम लोग हो जनजाति का विद्रोह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो विद्रोह एवं पूराहाट राजा का अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लेने के कारण ये जो है किसके अधीन आ जाते हैं? अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। लेकिन विद्रोह होने के बाद अंग्रेज चाहते हैं कि ये विद्रोह ना करे, इसलिए इनका जो शासन या परंपरागत शासन व्यवस्था है उसको मान्यता दे देते हैं और बाहरी हस्तक्षेप को रोकने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी आपका बनेगा। अधिकृत क्षेत्र को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट नाम प्रदान किया गया। कहने का मतलब है जो भी हो क्षेत्रों का इलाका था उस पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया और उस क्षेत्र को एक नाम दिया गया, क्या? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का नाम यहाँ पे उसको प्रदान किया गया। अब उसके बाद 1831-32 में फिर से कोल विद्रोह हो जाता है, यानी जनजातियों का फिर से विद्रोह हो जाता है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा विद्रोह होता रहे, इसीलिए एक रेगुलेशन 13 आता है 1833 में और इसके तहत एक क्या बनता है? एक इकाई बनता है, प्रशासनिक इकाई, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के जो पहले एजेंट बनते हैं उनका नाम है विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन। 15 जनवरी 1834 को ये बनते हैं। अब ये है क्या? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है क्या? तो ये एक प्रकार का नॉन रेगुलेशन एरिया है, यानी कि जो सामान्य कानून होता है जो कि देश के सभी हिस्से पे लागू होते हैं वो इस पे डायरेक्टली लागू नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके यहाँ पे जो है कानून जो है लागू होता है। जैसे कि अभी 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र होता है ना, कुछ इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। कोल्हान प्रशासन भी कहा जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्थानीय सरकार यानी मुंडा मानकी को सुरक्षित रखना, और इनके स्थानीय सरकार को अगर सुरक्षित रखिएगा तो ये लोग जो है वो विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसा अंग्रेज जान रहे थे। और इसलिए संथाल में भी इस तरह का यूल रूल्स जो है वो लाया गया था, आपको जो पिछले वीडियो में बताया गया था। ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा भी गया है। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी लाया गया, एक नॉन रेगुलेशन एरिया बनाया गया जिसमें बाहरी हस्तक्षेप को कम किया गया और जो सामान्य कानून है वो सीधे सीधे यहाँ पे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि जनजातियों का जो जीने का या रहने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो कानून को थोड़ा सा बदल के यहाँ पे क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। इनका परंपरागत जो शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, उसको यहाँ पे क्या किया गया? मान्यता भी दिया गया।
जनता के सरकार का सीधा संबंध यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया, क्योंकि बिचौलिया आते हैं, बिचौलिए ज्यादा टैक्स वगैरह लेते थे या यहाँ के लोगों को परेशान करते थे और विद्रोह कर देते थे। तो सरकार चाहती है कि यहाँ के जो भी व्यक्ति है, गांव के जो भी व्यक्ति है, उसका सीधा संबंध किससे हो? सरकार से, ताकि अगर किसी तरह का इनको परेशानी आए तो सीधे सरकार के पास बात चला जाए, बीच में बिचौलिया के पास अटक के ना रह जाए और ये लोग जो है विद्रोह ना करें। तो इसलिए यहाँ पे प्रयास किया गया साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना के कि जनता का जो संपर्क है सीधे सरकार से बनाया जाए। विवादों का निपटारा जो है यहाँ पे बोला गया, विवादों का निपटारा गांव के लोग ही करेंगे, ऐसा यहाँ पे अनुमति दिया गया। विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम में ही करना है, तो एक तरह से इनको अधिकार दिया गया। और जब अधिकार मिल जाता है ना, तो व्यक्ति जो है वो विद्रोह नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ अंग्रेज चाह रहे थे ये लोग विद्रोह ना करें। और हम लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाहरी लोग आ रहे थे, महाजन आ रहे थे, जमीन पे कब्जा कर रहे थे, टैक्स भी इंपोज कर रहे थे, जमीन खरीद बेच दे रहे थे और अलग अलग तरह से अत्याचार कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला गया कि बाहरी, बिना मतलब के बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए आपको आगे पता भी चलेगा CNT-SPT एक्ट लाने का अर्थ ही क्या था कि बाहरी व्यक्ति यहाँ के जमीन पे कब्जा ना करे, और कब्जा अगर करेगा तो फिर कहीं ना कहीं विद्रोह होगा। तो अच्छा है कि कब्जा को ही क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और इस तरह से बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा तो विद्रोह भी नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसको हकूक नामे के नाम से जानते हैं। मानकी और मुंडा को अलग अलग सनद पट्टा निर्गत किया गया, यानी उनके अधिकार क्षेत्र बताया गया, उनका जमीन का हिस्सा कितना होगा, कहाँ कहाँ वो टैक्स ले सकते हैं या अधिकार क्षेत्र क्या होगा, हर चीज को बताया गया। मुंडा जैसे कि आपको बताया गया गाँव का हेड होता था, और मानकी जो होता था वो पीढ़ का हेड होता था, यानी कि कई गांव आपस में मिलते थे, 5 से 10 या उससे ज्यादा भी गांव हो सकते थे, और उस तरह का उसका जो हेड होता था उनको हम लोग मानकी कहते थे। अब आगे बताया जाता है प्रधान ठहराया गया, मतलब अंग्रेज सरकार जो है वो प्रधान यानी हेड ठहराते हैं। कौन? ये तो पहले परंपरागत शासन के अंतर्गत आता था ना, लेकिन अब अंग्रेज भी मान रहा है कि मुंडा जो है वो गांव का हेड होगा, जो पीढ़ हम लोग बोल रहे हैं उसको एरिया बोला गया, उसका हेड मानकी होगा। और यहाँ पे पीढ़ मान जो है एरिया के ऊपर यहाँ पे बोला गया है पीढ़, और उसका हेड जो है वो पीढ़ मानकी है। तो अलग अलग जगह थोड़ा सा प्रशासनिक इकाई जो है अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अनुसार उसको हम बताएं, यहाँ पे अंग्रेज इस तरह से बांटे थे प्रशासनिक इकाई, पहले ग्राम बांटे थे, फिर एरिया बांटे थे, फिर एरिया के बाद पीढ़, ऐसे करके यहाँ पे बांटा गया था। तो इस तरह से यहाँ पे सबके प्रमुख को क्या किया गया, अधिकार को मान्यता दिया गया। यह रिवाज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कोलान क्षेत्र में प्रचलित है, यानी अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो भी कुछ यहाँ पे आपको हम बताएं वो चीज यहाँ पे क्या किया गया है, समराइज किया गया है। तो स्थानीय स्वशासन की सुरक्षा के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी लाया गया, ग्राम पंचायत में विवाद का निपटारा खुद यहाँ पे हो, तो इस तरह से ये चीज यहाँ पे अधिकार दिया गया। इसका रीजन क्या था, कोल विद्रोह हुए, हो विद्रोह हुए, फिर रेगुलेशन 13 आया है ना, कैप्टन विल्किंसन को यहाँ पे क्या बनाया गया, एजेंट बनाया गया, और उस तरह से एक नॉन रेगुलेशन एरिया बनाया जाता है और बोला जाता है बाहरी हस्तक्षेप को हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे, और इनका स्वशासन खुद ही चले, ऐसा यहाँ पे ये लोग चाह रहे थे, ताकि स्वशासन अगर इनका खुद होगा तो ये लोग विद्रोह भी नहीं करेंगे। हकूकनामा दिया गया और बताया गया आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, आपका जमीन क्या होगा, वो सब सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर किया गया। अब चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ देते हैं और आपको यहाँ पे इसका जवाब जो है पहला और दूसरा का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा सवाल जो है उसको पढ़ देते हैं। बोलता है मुंडा मान की व्यवस्था से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं ढूंढना है, मानकी पद अनुवांशिक होता था, तो इस तरह से ये चीज क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये बात सही है, मानसी पद जो है वो अनुवांशिक होता था। यदि मानकी बर्खास्त हो जाए तो उनके उत्तराधिकारियों को उनका हक नहीं मिलता था, ये बात भी क्या है, सही है कि अगर अनुवांशिक है ये ठीक है, लेकिन अगर कोई मानकी गलत काम करेगा और उससे बर्खास्त कर दिया जाएगा तो उनका जो वंशज है वो मानकी नहीं बनेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, वही है ना, हमारा हम हट गए लेकिन हमारा बेटा आ गया है तो हमको जो भी काम करवाना होगा करवा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मुंडा को ग्राम जबकि मानकी को पीढ़ का प्रधान माना जाता है, ये तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको पढ़ने के दौरान पता चल गया होगा। वसूली राजस्व में मानकी को कोई कमीशन नहीं मिलता है, ऐसा हो सकता है क्या? आप काम कीजिएगा और आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप क्यों किसी पद को धारित कीजिएगा, पैसा मिलेगा, कमीशन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका कमीशन नहीं मिलता है, वो बात गलत था, कमीशन मिलता है, ये स्टेटमेंट आपका सही होता। तो यहाँ फॉल्स ढूंढना था, तो ये फॉल्स यही होगा कि कमीशन मिलता है,
जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन नहीं मिलता है। बिना पैसा का यहाँ पे काम कौन करता है, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। देखिए मुंडा जो है पर लागू क्या होता है, तो मुंडा गांव का प्रधान होता है, स्पष्ट आपको पढ़ के पता चल गया होगा। और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जो एजेंट था वो कौन था, विल्किंसन था। अगर इस चीज को रिवाइज करना चाहते हैं तो अगेन हम कह रहे हैं माइंड मैप से आप रिवाइज कर सकते हैं, और डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल आप जो जाके ई बुक में डाउनलोड कर लीजिएगा किताब, आपको सारा चीज जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सब सारा चीज जो है आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।